गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, कितने टाइप्स के हमारे पास सॉलिड्स होते हैं और उनके आगे फर्दर कितने टाइप्स होते हैं और उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम एक बार रिकैप करेंगे जो हमने 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़े थे, आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। उनके बीच में जो डिफरेंस पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक वो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आयनिक सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? कैटायंस एंड एनायंस। कोवलेंट सॉलिड्स में क्या होते हैं? एटम्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स। और मेटालिक सॉलिड्स में क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स। अब यहाँ कर्नल्स ही किसको बोल रहे हैं? मेटल्स को। और वो किसके अंदर एम्बेडेड है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के। उसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फिर उसके बाद सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है बाइंडिंग फोर्सेस। कौन से बाइंडिंग फोर्सेस हैं कंस्टिट्यूएंट एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में? जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कैटायंस एंड एनायंस, इसीलिए जो बाइंडिंग फोर्स है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कोवलेंट सॉलिड्स हैं उसमें कौन सा बाइंडिंग फोर्स है? कोवलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में लंडन फोर्सेस भी हो सकते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस भी जिसको हम बोलते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। फिर उसके बाद मेटालिक सॉलिड्स में मेटालिक बॉन्डिंग होती है। जो हमारे पास मेटल आयंस होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन होती है। बिकॉज यू हैव स्टडीड कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकल नेचर, कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आयनिक सॉलिड्स हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। कोवलेंट सॉलिड्स हार्ड होते हैं, ब्रिटल नहीं होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जनरली सॉफ्ट होते हैं हमारे पास। और मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं? हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटालिक सॉलिड्स हार्ड तो होते हैं लेकिन डक्टाइल भी होते हैं और मेलिएबल भी होते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं। मेलिएबिलिटी क्या होती है और डक्टिलिटी क्या होती है, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। मेलिएबल हम किसको बोलते हैं? अगर हम किसी कंपाउंड को या किसी मेटल को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको खींच कर, उनको स्ट्रेच करके, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी की। और डक्टिलिटी क्या होती है? कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर बीट करके, उसकी हैमरिंग करके, मतलब उस पर जोर से चोट लगाकर उसको पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो है उसकी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी की। फिर उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। कोवलेंट सॉलिड्स के भी हाई होते हैं। जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, इट्स वेरी लो। और मेटालिक सॉलिड्स में भी हाई होती है वैल्यू। सिर्फ किस में लो है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ही होते हैं सॉफ्ट। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। ये आपको पता है कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उस स्टेट में उनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो कि मूव कर सके। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट है वो किसकी वजह से कंडक्ट होती है? मूविंग आयंस की वजह से। लेकिन अगर हम इनको मोल्टन स्टेट में ले आते हैं या फिर इनका एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है इनको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, तब इनके जो आयंस हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं एंड दे आर फ्री टू मूव एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद जो हमारे पास कोवलेंट सॉलिड्स हैं वो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, वो भी क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हमारे पास मेटालिक जो सॉलिड्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है चाहे मॉल्टन स्टेट में। अब जैसे आपके पास आयरन रोड है, अगर आप आयरन रोड से किसी इलेक्ट्रिक वायर को टच करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, बट प्लीज डोंट ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन।
जो 6th प्रॉपर्टी है, जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। अब प्रीवियस लेक्चर में शायद मैंने ये नहीं बताया कि फ्यूज़न क्या होता है। फ्यूज़न का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना, मेल्ट करना उसको। तो जो हमारे पास आयनिक सॉलिड्स हैं उनकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बिकॉज दे आर वेरी हार्ड, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई। ठीक है, जो हमारे पास कोवलेंट सॉलिड्स हैं उनकी भी क्या रहती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, हाई, क्योंकि वो भी क्या है, हार्ड हैं, और उनके भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उनके भी हाई होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमें पता है सॉफ्ट हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, लो है, तो इनकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है वो भी क्या होगी, लो। ठीक है, और जो हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स हैं उनका जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है वो उसकी वैल्यू क्या रहती है, मॉडरेट रहती है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। अब इसमें एग्जांपल्स क्या क्या दे सकते हो। आयनिक सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं, NaCl, CuSO4, जिंक सल्फाइड जिसको जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं, NaNO3, MgO। कोवलेंट सॉलिड्स में कौन कौन से हैं हमारे पास, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कार्बन डाइऑक्साइड, I2, F2, नेफ्थलीन, ये सब क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। जो हमारे पास ड्राई आइस होती है वो भी हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स में तो आप अपनी तरफ से कोई भी मेटल का एग्जांपल दे सकते हो, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी क्या है, मेटल्स हैं, मेटालिक सॉलिड्स हैं। तो ये तो हो गया इन चारों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिफरेंस पॉइंट। आप इस तरह से भी इनको लर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का करंट टॉपिक, जो कि है हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे आज। हमारे पास लैटिस पैरामीटर्स क्या होते हैं वो देखेंगे, और यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देखेंगे, और यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हम आज स्टडी करेंगे। सो जो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वो है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, कोई भी हमारे पास स्पेस लैटिस जो होता है या क्रिस्टल लैटिस जो होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट, कि जिसको अगर हम रिपीट करते हैं हर डायरेक्शन में या फिर अगेन एंड अगेन अगर हम उसको रिपीट करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस जनरेट हो जाता है। 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस हमारे पास जनरेट हो जाता है। ऐसे ही स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं यूनिट सेल। जैसे अगर हम ब्रिक होती है, अगर हमारे पास ईंट, अगर हम ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रख दें जोड़कर तो हमारे पास क्या बन जाती है, दीवार बन जाती है, हमारे पास वॉल क्रिएट हो जाती है। तो हमारे पास ये जो ब्रिक है, जो ईंट है, उसको हम यूनिट सेल मानकर चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूनिट सेल को एक ब्रिक से कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है इस क्रिस्टल में, ये जो शेडेड वाला पोर्शन है, ये दिख रहा होगा, ये वाला, ये एक यूनिट सेल है। अगर मैं इसको राइट डायरेक्शन में रिपीट करती हूँ, लेफ्ट डायरेक्शन में रिपीट करती हूँ, बॉटम, टॉप, अगर मैं इस तरह से इसको रिपीट करती जाऊँ तो मेरे पास पूरा क्रिस्टल लैटिस यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट, जिससे हमारे पास एक 3 डायमेंशनल लैटिस जनरेट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम स्पेस लैटिस। ठीक है, फिर उसके बाद लैटिस पॉइंट्स। स्पेस लैटिस बनाने में जो भी हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूज हुए हैं या फिर जो भी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक स्पेस लैटिस को बना रहे हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। अभी तक हमने देखा कि यूनिट सेल क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं। अब है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं प्रिमिटिव और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस होता है, जो हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें
क्या होता है, सिर्फ जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास जो भी क्रिस्टल लैटिस है उसके सिर्फ कॉर्नर्स पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जो नॉन प्रिमिटिव है उनको सेंटर्ड भी बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड का मतलब क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होंगे ही, साथ में किसी सेंटर पर प्रेजेंट होंगे, चाहे वो बॉडी सेंटर है, चाहे वो फेस सेंटर है, चाहे वो एज सेंटर है, चाहे वो एंड सेंटर है। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो हमारे पास यूनिट सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर सिंपल आप बोल सकते हो जो लैटिस पॉइंट्स हैं, वो सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। फिर नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल कौन से होते हैं, जिसमें लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होंगे ही, साथ में किसी और पोजीशन पर भी प्रेजेंट होंगे। इनको बोलते हैं हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। फेस सेंटर, वैसे 4 टाइप्स के होते हैं, जो 4th टाइप होता है वो एज सेंटर होता है और वो हाइपोथेटिकल होता है, इसीलिए आप जूनियर क्लासेस में इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, आप जाकर इसके बारे में सीनियर क्लासेस में, कॉलेज लेवल पर इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 3 टाइप्स के पढ़ने हैं, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड एंड सेंटर। ठीक है, फेस सेंटर के नाम से ही पता चल रहा है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये जो एटम्स हैं, वो कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होंगे ही, साथ में कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हर फेस के सेंटर में। फेस सेंटर मतलब फेस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। और ये चीज़ कंफ्यूज मत करना, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर फेस सेंटर लिखा हुआ है तो सिर्फ फेस के सेंटर में बना देते हैं एटम्स को, वहीं से काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कॉर्नर्स पर लिखते ही नहीं है, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन देते ही नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे एटम्स, साथ में जो नाम है आपके पास उसके अकॉर्डिंग भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेकेंड जो टाइप है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का, वो क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कॉर्नर्स पर भी प्रेजेंट होंगे, साथ में बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। अगर कोई एटम बॉडी के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है तो वो पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है या हाफ या पार्शियली कुछ कर रहा है कंट्रीब्यूट, पूरा कंट्रीब्यूट करेगा। अगर आप किसी रूम के अंदर बैठे हुए तो आप टोटली उस रूम के अंदर ही बैठे हो, आप पार्शियली बाहर या ऊपर छत पर या कहीं बाहर नहीं बैठे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड का मतलब ये नहीं होता कि किसी लैटिस के बिल्कुल एंड में या कहीं पर, जो भी आपके पास यूनिट सेल है उसके कोई भी 2 फेसेस, ऑपोजिट फेसेस ले लीजिए, उनको हम मानकर चलते हैं एंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होते हैं, साथ में कोई भी 2 ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। 2 ही फेसेस लेकर चलेंगे, सारे फेसेस पर नहीं बनाना है। अगर वो सारे फेसेस पर आप बना दोगे तो वो कौन सा बन जाएगा, फेस सेंटर। ठीक है, ये थे 3 टाइप्स के नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये 4 क्रिस्टल लैटिस दिखाए हुए यूनिट सेल्स दिखाए हुए, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल में तो देखो सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्लैक डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे। और एक क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं, टोटल 8 कॉर्नर्स। तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ से आप 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमें देखना होता है। तो यहाँ पर 8 के 8 कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें सिर्फ, इससे आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ मैं कि जो हमारे पास ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं उसमें एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अभी हम इस क्लास में नंबर ऑफ एटम्स नहीं देखेंगे कि टोटल कितने एटम्स होते हैं किसी यूनिट सेल्स में। यहाँ पर जितने आपको शो हो रहे हैं वो टोटल नहीं होते हैं, क्योंकि हमें हर एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन देखना होता है। जैसे कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है किसी एटम का 1/8, फेस सेंटर का होता है 1/2।
तो ये कैलकुलेट करना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। अभी सिर्फ आप ये देखो कि ये सेल्स, यूनिट सेल्स आपको दिखते कैसे हैं, ठीक है। अब ये देखो जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसमें क्या है, देखो यहां पर कॉर्नर्स पे आपको दिख रहे होंगे 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये तो हो गए 8 कॉर्नर्स। अब जो रिमेनिंग है एटम्स वो क्या है, फेसेस के सेंटर में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये देखो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो ये रिमेनिंग एटम है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में देखो कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसने एक तो टॉप फेस ले लिया, एक बॉटम वाला फेस ले लिया, 2 एंड फेसेस ले लिए, इनके सेंटर पर क्या है, एटम्स प्रेजेंट है। तो ये है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं, हमारे पास टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी यूनिट सेल के। 3 तो ऐसे होते हैं जो उसकी डायमेंशंस बताते हैं कि लेंथ कितनी है, दूसरी एज की लेंथ कितनी है और तीसरी एज की लेंथ कितनी है। हमारे पास बेसिकली 3 एजेस होती हैं, क्योंकि जैसे देखो अगर आप बनाते हो कोई भी यूनिट सेल, सपोज हमने ये बनाया, देखो ये मैंने सिंपल रफली सा एक डायग्राम बना दिया है। अब ये देखो ये एक ये वाली एज है, एक ये वाली एज है और एक ये वाली एज है, ठीक है। एक्स वाई जेड डायरेक्शन में ये तीनों हमारे पास एजेस हैं। तो हमारे पास जो लेटेस्ट पैरामीटर्स होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें से 3 तो ऐसे होते हैं जो हमारे पास क्या बताते हैं, हमारे पास उस यूनिट सेल की डायमेंशंस बताते हैं, जो उसकी एजेस हैं उनके कितनी लेंथ है, ठीक है। और बाकी जो 3 बचे वो क्या बताते हैं, उन एजेस के बीच में कितना एंगल है, इंटरस्टिशियल एंगल भी जिसको हम बोलते हैं, वो कितना है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर 3 डायमेंशंस हैं, एज लेंथ ए बी सी, ठीक है। ए से हम किसकी लेंथ को डिनोट कर रहे हैं, सपोज जेड एक्सिस को। ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है इस लैटिस में, इसने क्या किया, ये जेड एक्सिस है, इसकी लेंथ इसने किससे डिनोट की, ए से। एक्स एक्सिस की किससे डिनोट की, बी से, और वाई एक्सिस की किससे डिनोट की, सी से। अब ए के जिसकी लेंथ ए है उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा, जिसको अल्फा भी बोलते हैं। बी जो लेंथ है, मतलब बी वाली जो एज है, बी लेंथ वाली एज, उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, बीटा। और सी जो लेंथ है उसके जो ऑपोजिट एंगल होगा वो कौन सा होगा, गामा, ठीक है। ये है हमारे पास 6 पैरामीटर्स। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं आती है, अगर आ भी जाती है तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि ऐसे पैरामीटर्स या फिर ऐसे नंबर्स जो हमारे पास किसी यूनिट सेल की डायमेंशंस और उनकी एजेस के बीच के एंगल को बताते हैं, उनको बोलते हैं हम लैटिस पैरामीटर्स या फिर पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। जैसे हमने पैरामीटर्स बताए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी सेम है। जो 3 एजेस होती हैं हमारे पास किसी यूनिट सेल की, वो कौन सी, क्या क्या डायमेंशंस होती हैं उनकी, ए बी सी, ठीक है। ये डायमेंशंस जो हैं, ये जो एजेस हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि इन एजेस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री ही हो। ये आप अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना बताऊंगी, तभी उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो एंगल है डिफरेंट एजेस के बीच में, बी और सी के बीच में एंगल कितना होता है, अल्फा। ए और सी के बीच में एंगल हम बीटा मानकर चल रहे हैं, ठीक है। और ए और बी के बीच में एंगल हम मानकर चल रहे हैं गामा। तो यूनिट सेल के हमारे पास 6 कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स होते हैं, ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। हर पॉइंट जो है
लैटिस में उसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट, ठीक है। और हर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, जो कि एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। और लैटिस पॉइंट किससे जुड़े होते हैं, स्ट्रेट लाइन से जुड़े होते हैं, और तभी हमें क्या मिलती है, ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। जो भी पॉइंट्स हैं अगर हम उनको जोड़ें तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारे पास रोम्बिक है यूनिट सेल या मोनोक्लिनिक है या ट्राइक्लिनिक है। तो ये सब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।